हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हर हफ्ते डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स जो कि लास्ट वीक में कवर किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ आप एक एग्जाम अप्रोच से इसे आंसर भी कर सकते हैं। सो आंसर के साथ साथ वील डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, गवर्नेंस इनिशिएटिव्स in government hospitals. B, increasing educational access in tribal areas. C, providing access to public sector banks. D, improving access to public Wi-Fi. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस जो एक कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो अब ईज जो नाम है उससे पता लग रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। पब्लिक बैंक्स के लिए बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अब ये क्या काम करेगा? इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा कि एक प्रॉपर तरीके से लेंडिंग की जा सके या बैंक के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज रहती हैं वो एक प्रॉपर तरीके से एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर में की जा सके। यानी कि लेंडिंग की बात हो रही है, इट शुड बी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, कस्टमर सर्विसेज को बेटर किया जा सके, या सिंप्लीफाइड एंड एनहांस क्रेडिट सर्विसेज हो, या रोबस्ट गवर्नेंस हो सके, या एचआर प्रैक्टिसेस है उन्हें बेटर भी किया जा सके। एंड दैट इज एक और फैक्टर कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, राइट, तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि रिटायर्ड हुए हैं, पेंशनर्स हैं, सो एज अ रिजल्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जनरली उनमें ही उनके अकाउंट्स हैं, या जो उनके अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू पेंशंस जो कि पहले रिटायर हो चुके हैं, सो पेंशंस के रिगार्डिंग भी क्योंकि अब सीनियर सिटीजन हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो अब एक बेटर परफॉर्मेंस जो है ताकि टक्कर दी जा सके पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ। सो एनहांस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस जो एक स्कीम है उसे लॉन्च किया गया है, कॉमन एजेंडा for public sector banks. So next we'll talk about which of the following are true regarding the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan, जिसको हम UNOMOGIP भी बोलते हैं। First, कि it was formed in the backdrop of Indo-Pakistan War of 1971. Second, कि United Nations Military Observer Group in India and Pakistan functions were to observe and report, investigate complaints of ceasefire violations and submit its findings to each party and to the United Nations Secretary General. Select the correct option using the code given below. A1 only, B2 only, C both are correct, D neither are correct. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के जो एक्चुअली में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, फॉर्मेशन वाज नॉट आफ्टर द 1971 वॉर, ठीक है, इट वाज आफ्टर के जो कश्मीर का मुद्दा उठा इन 1947 एंड 1948, तो इंडिया ने अप्रोच किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को कि इस कॉन्फ्लिक्ट को फाइनली आप एंड कर दीजिए। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो है डिसाइड किए कर दें कि एक्चुअली में ये जो हो रहा है आपस में कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर कोई डिसीजन दिया जा सके। सो जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन नंबर 39, जिसमें स्टैब्लिश की एक 3 मेंबर की यूनाइटेड नेशन की कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे या मीडिएट कर दे, एक्चुअली इसके ऊपर कोई डिसीजन दे दे डिस्प्यूट के ऊपर। तो अप्रैल 1948 में रेजोल्यूशन नंबर 47 को पास किया गया, तो यूएनसीआईपी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया एज यूएनएमओजीआईपी। तो इसके फंक्शंस क्या है कि वो ऑब्जर्व करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कंप्लेंट्स ऑफ सीज फायर वायलेशन और सबमिट करेंगे हर एक पार्टी को कि ये सारी की सारी फाइंडिंग्स हैं हमारी इस रिपोर्ट में, एंड सेम फाइंडिंग्स जो है वो रिपोर्ट की जाएंगी टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Global Employment Trends for Youth report is published by which organization? A, International Labour Organization, B, World Economic Forum, C, World Bank, D, Organization for Economic Cooperation and Development. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ILO, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर या फिर जनरली जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई तो इंडिया की जो एक्चुअली में वर्किंग आवर कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट लॉसेज जो है उसको भी कवर किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। एंड ये पाया गया कि इंडियन यूथ जो है कोविड-19 पैंडेमिक में सबसे हर्ट पीपल है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि वर्किंग आवर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है इन 2020 एंड 2021 टू द इंडियन यूथ एज वेल, एंड 2021 में अगर हम कंपेयर करें उसको 2020 से और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है। तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यू 2022 रिपोर्ट रिलीज की गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लांगिया वायरस? सो इसके ऊपर वीडियो भी बनी थी, ठीक है। फर्स्ट, द वायरस हैज जम्प्ड द स्पीशीज बैरियर लाइक कोरोना वायरस। Second, current evidence shows bats and pigs to be the natural reservoir of the virus.
Third, currently there is no licensed drugs or vaccines to treat or prevent the infection in humans. Select the correct option using the code given below. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3 यानी कि all of the above. So if you've seen the video जो लांगिया वायरस के ऊपर बनाई गई थी इन करंट अफेयर्स, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के 1 and 3 अगर स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है. ठीक है, कि जो वायरस है इट हैज जम्प्ड द स्पीशीज बैरियर लाइक कोरोना वायरस, इट इज करेक्ट. ठीक है, सेम तरीके से क्योंकि ये जूनोटिक वायरस है कि वायरस ने जंप किया है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जिसे डिटेक्ट किया गया था इन चाइना, जिसको लांगिया वायरस या हेनेपा वायरस भी कहा जा रहा है. ठीक है, इसके अलावा जब हम सेकंड की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि करंट एविडेंस शो कर रहा है कि बैट्स एंड पिग्स आर द नेचुरल रिजर्वायर, सो इट वाज नॉट करेक्ट. श्रूज जो है, बेसिकली जो श्रू है इट इज अ स्मॉल मोल लाइक एनिमल. ठीक है, एंड इट माइट बी अ नेचुरल रिजर्वायर ऑफ लांगिया वायरस. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्ड इज कि करंटली देयर इज नो लाइसेंस ड्रग और वैक्सीन टू ट्रीट और प्रिवेंट इट्स इन्फेक्शन इन ह्यूमन. सो दिस इज करेक्ट कि अभी तक कोई भी लाइसेंस ड्रग या वैक्सीन जो है लांगिया वायरस के अगेंस्ट नहीं बनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू बटरफ्लाई माइन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द बटरफ्लाई माइन हैज अर्नड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग particularly attractive to children. Second, these mines are difficult to detect because they are made of plastic and can evade metal detectors. Which of the statement given above is correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ आर करेक्ट. तो बटरफ्लाई माइन जो है एक रेपुटेशन है कि अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा बटरफ्लाई की तरह लगती है, एंड इट लुक्स लाइक अ कलर्ड टॉय, बहुत सेंसिटिव टू टच है, एंड इट कैन सेट ऑफ, अगर उसको आप पिक कर ले तो जनरली बच्चे जो है इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ये जो माइन्स है दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि मेड ऑफ प्लास्टिक है एंड कैन इवेड मेटल डिटेक्टर्स एज वेल. तो अब आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि बटरफ्लाई माइन जो है एक्चुअली रिसेंटली न्यूज में डिस्कस किस मुद्दे को लेकर किया गया है. ठीक है, सो वील प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्माइल 75 इनिशिएटिव इज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. A, to provide household for all by 2075. B, to implement socio-economic policy in 75 backward aspirational districts. C, rehabilitation of persons engaged in the act of begging. D, none of the above. सो अगेन इसके ऊपर भी गवर्नमेंट स्कीम्स की जब वीडियो बनाई गई थी उसके अंदर भी ये स्माइल इनिशिएटिव जो है डिस्कस किया गया था. वेरी वेल इन न्यूज़, दोबारा से न्यूज़ में आ गया. ठीक है, सो आपको इसका आंसर भी ऑब्वियसली पता होगा अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग. ठीक है, बेगिंग के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी काम करेगा ये इनिशिएटिव. सो ये वापस से अगर हम कहें न्यूज़ में क्यों आई कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th जो हमने अपना इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया, उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि इनिशियली इसका स्माइल था ना नाम स्कीम का, अब उसको स्माइल 75 कर दिया कि 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन जो कि एक्ट ऑफ बेगिंग में इन्वॉल्व है. तो सपोर्ट करना है यहाँ पे हमें क्या, मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को जो कि मार्जिनलाइज हो चुके हैं फ्रॉम द कॉमन कम्युनिटी फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. सो इसे स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है वो नाम दे दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि इन विच कंट्री इंडिया साइंड एन MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड द शाहतूत डैम. ए बांग्लादेश, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी मालदीव्स. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान के साथ कि शाहतूत डैम वो बनाएगा काबुल में. क्यों? क्योंकि काबुल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, एंड काबुल सिटी में इरिगेशन के लिए भी ये शाहतूत डैम जो है यूज किया जाएगा फॉर द नियर बाय एरियाज एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्फन डिजीज. A, diseases which are caused due to continued negligence of children, especially due to lack of nutrition and micronutrients, are also called orphan diseases. B, orphan diseases are prevalent in third world countries with the prevalence of rate of 1 per 100 or above. C, orphan diseases in India are covered under various initiatives like National Health Mission, Midday Meal Scheme, PMJ, RSBY, etc. D, Union Ministry of Health for the first time in 2020 published a national policy for the treatment of 450 orphan diseases. Karnataka already had a state policy on it. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
कि रेयर डिजीजेज जो होती है ना वो डिजीजेज हैं विद अ प्रेवलेंस रेट जिसमें से लेस देन 1% पर 1000, तो बहुत रेयर डिजीज है। सो इट इज कॉल्ड सो क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ड्रग कंपनी नहीं है कि वो इस चीज का क्योर फाइंड करे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कम अर्न होते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, काला आजार है, उसके ऊपर भी वीडियो बनी थी अगेन, लेप्रेसी है, लिम्फेटिक फिलारिसिस है। तो यहाँ पे जो इनकी वैक्सीन बनाने के लिए ना प्रॉफिट रेट जो है कंपनीज का कम होता है। तो इसके ऊपर कोई भी फिलहाल जो है वैक्सीन या क्योर जो है नहीं मिला गया। तो अब रेयर डिजीजेस की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट कवर्ड इन एनी काइंड ऑफ नेशनल हेल्थ मिशंस इन इंडिया करंटली, ठीक है। कोई क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशंस है ना वो सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को ही कवर कर रहे हैं, वेराज जब हम ओडीज की या रेयर डिजीजेस की बात कर रहे हैं तो वो टर्शरी डिजीजेस में आता है, ठीक है। सेकेंडली जो हमारी राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, इट इज गिविंग द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि 15 लाख का होगा, जो कि पीएमजे के अंडर कवर होगा, जो बेनिफिट करेगा विद द चिल्ड्रन जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम रेयर डिजीजेस। तो पहली ऐसी नेशनल पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू रेयर डिजीजेस जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एंड इसका जो रिकॉर्ड है इट विल बी मेंटेन्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR भी कहते हैं। तो इस पॉलिसी के अंडर जो कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, इसके अंडर क्या किया जाएगा कि 3 पॉलिसीज या 3 कैटेगरीज में ये रेयर डिजीजेस को उन्होंने डिफाइन कर दिया है, जिसके लिए 15 लाख की असिस्टेंस दी जाएगी। पहली है कि 1 टाइम क्योर होगा, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा ओडीज के लिए। दूसरा कि जो डिजीज है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाली है बट उसकी कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। तीसरी कि जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है बट उसकी कॉस्ट है वो भी अलॉन्ग विद दैट बहुत ज्यादा हाई है। सो अब कुछ जो पहले टर्म्स के फर्स्ट कैटेगरी के डिजीजेज है, मतलब कि फर्स्ट टाइम या 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है जिसका, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। So next question we have is कि with reference to Shanghai Cooperation Organization, consider the following statements. First, the Shanghai Cooperation Organization is a permanent international intergovernmental organization. Second, the heads of the State Council of SCO यानी कि Shanghai Cooperation Organization meets twice in a year and adopt guidelines and decisions on all important matters. Third, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and India were the members of Shanghai 5 prior to the creation of Shanghai Cooperation Organization in 2001. Which of the statements given above is are correct? A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 only, D1, 2 and 3 यानी कि all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंगली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल यानी कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स को इंक्लूड करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वी ऑल नो दैट, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दूसरी चीज है कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एनुअली मिलते हैं, साल में 2 बार नहीं मिलते हैं, और गाइडलाइंस को अडॉप्ट करते हैं, डिसीजंस को जो कि इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर लिए जाने हैं उनके ऊपर जो है चर्चा करते हैं, और गाइडलाइंस अगेन डिस्कस की जाती है, उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया वाज नेवर अ पार्ट ऑफ शंघाई 5। तो प्रायर टू द जो क्रिएशन है ऑफ SCO 2001 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान जो है दे वर द मेंबर्स ऑफ शंघाई 5. So next question we have is कि the conflict over Nagorno-Karabakh recently mentioned in the news is related to which of the following countries? A. Armenia and Azerbaijan, B. Israel and Palestine, C. Kenya and South Sudan, D. Eritrea and Ethiopia. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्मीनिया एंड अजरबैजान। उन दोनों का आपस में एक कन्फ्लिक्ट है ओवर नागोर्नो कराबाख। तो आप मैप में भी देख सकते हैं ये जो एरिया हाईलाइटेड है दैट इज द एरिया जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, मल्टीपल क्लैशेस है। सो अब हम देखें कि इनके कॉन्फ्लिक्ट को ना अब बहुत बार एड्रेस करने की कोशिश भी की गई है बट इट वॉज अ स्टेलमेट। तो स्टेलमेट का मीनिंग क्या है कि आपस में इनकी जो है इसके ऊपर कोई भी संधि नहीं हो पाई है, ठीक है। सो देयर वॉज नॉट एनी पर्सन या एनी कंट्री आर्मीनिया या अजरबैजान में से कि जो विक्टोरियस इस मामले में हो पाया हो। सो डिस्पाइट ऑफ सेवरल सीज फायर एग्रीमेंट्स इन द पास्ट अभी तक भी कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी परसिस्टेंट है। तो अभी ये मुद्दा वापस से उठ गया है क्योंकि एक हिस्टोरिकल ओनरशिप दोनों रीजन जो है इसके ऊपर क्लेम करती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज जो है अजरबैजान की है बट पॉपुलेशन बाय एथनिक आर्मीनियन जब हम बात कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली वहां पे कवर की गई है, या जो एरिया है इट इज कवर्ड बाय एथनिक आर्मीनियंस बट ये जो एरिया है अजरबैजान के अंडर आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री? ए श्रीलंका, बी मालदीव्स, सी बांग्लादेश, डी फिलीपींस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीलंका। कि इंडिया ने गिफ्ट किया है डॉर्नियर 228 जो कि एक मैरीटाइम रिकनाइसेंस
एयरक्राफ्ट है श्रीलंका में जो कि हेल्प करेगा श्रीलंका को, किस लिए कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग या किसी भी तरह की फॉर्म्स ऑफ क्राइम जो कि कोस्टल वाटर्स में, उसको एक बेटर तरीके से वो हैंडल कर सके, क्योंकि फिलहाल श्रीलंका में भी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा है। सो इस चीज का फायदा, इन इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा जो है श्रीलंका के अगेंस्ट उठाया जा सकता है। विद रिस्पेक्ट जो हम बात करते हैं हम्बन तोता पोर्ट के लिए भी ये चीज की गई, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को इस टाइम पे अब हम देखें एक्सप्लॉइट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है फॉर श्रीलंका एज वेल, क्योंकि हम वहां पे इकोनॉमी सपोर्ट ही नहीं कर रही है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल। सो एज अ रिजल्ट बाकी कंट्रीज जो है वो हेल्प आउट करेंगी श्रीलंका को फिलहाल कि उन्हें पलोस के उनसे काम निकाला जाए, डिप्लोमेसी जो है वो यूज की जाए। सो एज अ रिजल्ट श्रीलंका को इंडिया ने भी गिफ्ट किया है डॉर्नियर 228 मैरीटाइम, अगर हम कहें पेट्रोलिंग के लिए भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? A, the Arctic heating up much more than the rest of the world due to global warming. B, greater incidence of polar lights or aurora at the Arctic than the Antarctic. C, impact of climate change on biodiversity reduction is twice at the Arctic than the Antarctic. ठीक है. D, the natural resources like gas and minerals trapped under the Arctic ice has the potential to amplify economy. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि अगर हम बात करें पोलर एरियाज की, राइट, तो अब हीटिंग अप ऑफ द अर्थ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। सो अब ग्लोबल वार्मिंग या जब आप पोजिशनिंग ऑफ द अर्थ चेक करते हैं, सो आर्कटिक वाला जो एरिया है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा हीट अप हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट जो हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे देखते हैं और अब की बात कर रहे हैं, तो एवरेज टेम्परेचर जो राइज हुआ है दैट इज बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस। सो ओवर द पास्ट 30 ईयर्स जो आर्कटिक है इट हैज वार्म्ड अप मोर, यानी कि या रफली ट्वाइस द रेट ऑफ द एंटायर ग्लोब। तो इस वजह से इसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। सो चेंजेस आर विटनेस अक्रॉस द प्लैनेट, बट जो सरफेस एयर टेम्परेचर की बात होती है, नेट रेडिएशन बैलेंस ट्रेंड की बात होती है, तो लार्जर चांसेस है कि वो पोल्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे। सो इसको पोलर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। बट अगर हम बात करें आर्कटिक एरिया की, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की वजह से इसको हम बात करेंगे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि वॉस्टॉक दैट इज ईस्ट 2022 एक्सरसाइज विल नॉट सी द पार्टिसिपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए इंडिया, बी यूएसए, सी मंगोलिया, डी चाइना। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए, कि रशिया होस्ट कर रहा है वॉस्टॉक ईस्ट 2022 एक्सरसाइज, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसमें चाइना इंक्लूडेड होगा, इंडिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया एंड अदर कंट्रीज इन सितंबर 2022, बट इसमें यूएसए जो है पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर्स विद ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, बी लेबनान, सीरिया, टर्की एंड जॉर्डन, सी साइप्रस, टर्की, जॉर्डन एंड इजिप्ट, डी टर्की, सीरिया, इराक एंड यमन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, कि इजराइल के बॉर्डर है 4 कंट्रीज के साथ, लेबनान है नॉर्थ में, सीरिया एंड जॉर्डन ऑन द ईस्ट साइड, इजिप्ट ऑन द साउथ साइड। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज which of the following countries are going to participate in the Vostok 2022 exercises? First, India. Second, China. Third, Russia. Fourth, Tajikistan. Select the correct answer using the code given below. A, 1, 2 and 3 only. B, 2, 3 and 4 only. C, 1, 2 and 4 only. D, all of the above. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि वॉस्टॉक 2022 एक्सरसाइज जो है ये कब होगी और ऑर्गेनाइज कब की जाएगी? विल बी हेल्ड ऑन August 30 to September 5। रशिया जो है इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो पिछले क्वेश्चन से आपको इसका आंसर ऑटोमेटिकली पता लग गया होगा। डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी क्वेरी हो डू कॉमेंट देम एज वेल, हम उसे भी एड्रेस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much।